हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स 2012 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये मूवी एक बहुत ही डरावनी हॉरर और सर्वाइवल कहानी है, जहां कुछ दोस्त घूमने जाते हुए ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां भयानक नरभक्षी लोग छिपे हुए हैं। फिर शुरू होती है एक खौफनाक जिंदगी और मौत की लड़ाई। आज की वीडियो में मैं पूरी मूवी को शुरू से लेकर आखिर तक आसान भाषा में समझाने वाला हूं। और एक बात पहले ही बता दूं, इस वीडियो में सभी कैरेक्टर के नाम बदल दिए गए हैं ताकि यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी का पालन किया जा सके, लेकिन कहानी बिल्कुल वही रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हमारी कहानी की शुरुआत एक सुनसान गांव से होती है जो घने जंगल के पास स्थित है। कहा जाता है कि ये गांव अपने भयानक अतीत के लिए काफी मशहूर है, क्योंकि 18वीं सदी में अचानक ही इस गांव के सभी निवासी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। सबसे अजीब बात यह है कि उनकी कोई लाश भी कभी नहीं मिली, इसलिए आज तक कोई पक्का नहीं कह सकता कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन आज के समय में इस गाँव का रूप बिल्कुल बदल चुका है। हर साल एक खास दिन यहाँ एक अजीब सा उत्सव आयोजित किया जाता है जिसे मास्क पार्टी कहा जाता है। अलग अलग शहरों से बहुत से लोग इस पार्टी में हिस्सा लेने आते हैं। इस उत्सव में हर कोई डरावने मास्क पहनकर आता है, और जिसका मास्क जितना ज्यादा डरावना होता है वो खुद को उतना ही ज्यादा पार्टी का कूल इंसान समझता है। इसके बाद कहानी का फोकस कुछ लड़के लड़कियों के एक ग्रुप पर जाता है जो इस पार्टी में जाने के लिए निकले हैं। दोपहर के समय वे जंगल के अंदर एक जगह पर टेंट लगाकर बैठते हैं ताकि पहले कुछ खा पी लें और थोड़ा आराम कर सकें। उनके साथ आरव और अर्जुन भी थे, और वे लोग रात को मजेदार बातचीत करते हुए बिताने की योजना बना रहे थे। दूसरी तरफ गाँव में एक न्यूज रिपोर्टर दिखाई देती है जो आने वाली इस पार्टी की खबर लाइव कवर कर रही होती है। तभी एक छोटा लड़का कैमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी नाक में उंगली डालकर खड़ा रहता है। ये देखकर रिपोर्टर मजाक में कहती है, अरे बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी नाक तो कैमरे का आधा हिस्सा ढक रही है, जाओ यहाँ से हट जाओ। इसके बाद वो फ्रेश होने के लिए जाती है। वह पीले रंग की ड्रेस पहनकर आराम से जंगल की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक उसके सामने एक अजीब शक्ल वाला आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो आदमी मजाक करते हुए कहता है, क्या जंगल में कोई मधुमक्खी घूम रही है, या तुम आम के जूस में लुढ़क गई हो? लड़की सोचती है कि शायद पार्टी में आने वाला कोई लड़का डरावना रूप बनाकर खड़ा है, इसलिए वो कहती है, अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं अपनी ये उंगली तुम्हारी आंख में घुसा दूंगी। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अपनी जेब से एक तेज चाकू निकालता है और एक झटके में लड़की की उंगली काट देता है। बेचारी लड़की दर्द से जोर से चिल्ला उठती है। डर के मारे वो चिल्लाते हुए भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है जिसका नाम रोहन है। वह लड़की को शांत करते हुए कहता है, डरो मत, तुम्हें क्या हुआ? यह किसने किया? आओ मेरे साथ यहाँ छिप जाओ और बिल्कुल आवाज मत करना। दोनों छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद नरभक्षियों का एक समूह वहाँ से गुजरता है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये दोनों वहीं छिपी हुए हैं। रोहन लड़की को देखकर कहता है, तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है। वो अपने पास से एक कपड़ा निकालकर लड़की के घाव पर बांध देता है ताकि खून कुछ कम बह सके। जब उसे यकीन हो जाता है कि नरभक्षी वहाँ से जा चुके हैं, तब वो लड़की से कहता है, चलो जल्दी मेरे साथ आओ। वो एक पेड़ के पास खड़ा होकर अचानक कहता है, अच्छा एक बात तो बताना रह गया, मेरे बच्चे बहुत गरीब हैं। अगर उन्हें तुम्हारी कटी हुई उंगली मिल जाए तो उसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो कहता है, लेकिन मैं थोड़ा लालची इंसान हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा खाना ज्यादा पसंद है। अचानक ही वो लड़की पर झपट पड़ता है। इसके बाद वो उसके शरीर से कुछ अंग निकाल लेता है ताकि उनसे खाना बना सके। यहाँ तक कि वो लड़की का हाथ भी काट देता है, क्योंकि उसके बच्चे उंगलियां खाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ 3 और नरभक्षी आ जाते हैं, भैरव, शिवराज और तेजस। रोहन उनसे कहता है, इस लाश को यहाँ से हटा दो, मैं यहाँ कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहता। उनमें से एक लड़की का कटा हुआ हाथ उठाकर कहता है, पिताजी मैं इसे खाना चाहता हूँ। रोहन कहता है, ऐसे नहीं कहते, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांटकर खाएंगे। इसके बाद वे उस लाश को अपने रहने की जगह की तरफ ले जाते हैं। कुछ देर बाद रोहन गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुम्हें 100 बार नहीं कहा, किसी को मारो तो कोई सबूत मत छोड़ो? इस लड़की का वॉलेट जंगल में कैसे रह गया? वो वॉलेट तेजस की तरफ फेंकते हुए कहता है, आखिरी बार तो तुम ही उस जगह से निकले थे, अगर फिर ऐसी गलती की तो अगली बार तुम्हें ही उस लाश की जगह टांग दूंगा। अगर पुलिस को ये मिल गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी दिखाई देता है कि एक पुलिस की गाड़ी गांव की तरफ आ रही है। गाड़ी में पुलिस ऑफिसर प्रिया और उसका साथी राज मौजूद हैं। वे इस गांव में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर साल इस पार्टी के दिन बहुत झगड़े होते हैं। नौजवान लोग नशा करते हैं, एक दूसरे की चीजें चुरा लेते हैं, इसलिए पुलिस यहाँ आ रही है। और ठीक इसी समय हम देखते हैं वही युवाओं का ग्रुप दिखाई देता है जिन्होंने कुछ देर पहले जंगल में कैंप किया था। अब वे सब गाड़ी से गांव की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी आकाश चला रहा था और उसके पास वाली सीट पर उसका दोस्त रोहित बैठा था। वे सभी मास्क पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित थे। सब कुछ ठीका चल रहा था, लेकिन अचानक वे देखते हैं कि एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ गिरता है। वो और कोई नहीं बल्कि रोहन होता है। आकाश उसे बचाने के लिए जल्दी से गाड़ी घुमा देता है, लेकिन इससे गाड़ी सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से
गाड़ी लगभग बेकार हो जाती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, आकाश और उसके दोस्तों को कोई बड़ी चोट नहीं लगती। वे गाड़ी से उतरकर देखते हैं कि रोहन जमीन पर पड़ा हुआ है। आकाश लड़कियों की तरफ देखकर कहता है, तुम लोग यहीं रहो, हम तीनों जाकर देखते हैं कि इस आदमी की क्या हालत है। वे पास जाकर देखते हैं तो लगता है कि रोहन गाड़ी की टक्कर से मर गया है। आकाश हैरान होकर कहता है, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं। वो झुककर उसे उठाने जाता है, लेकिन अचानक रोहन चाकू निकालकर आकाश के हाथ पर वार कर देता है। यह देखकर साहिल और रोहित बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे लात मारकर पीटना शुरू कर देते हैं। उसी समय दूर से भैरव, शिवराज और तेजस सब कुछ देख रहे होते हैं। तेजस लगभग तीर चलाने ही वाला था ताकि वे हमला कर सकें, लेकिन ठीक उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। गाड़ी में प्रिया और उसका साथी राज होते हैं। पुलिस आकर उन तीनों युवकों को पकड़ लेती है और प्रिया रोहन को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। दूर से पूरी घटना देखकर भैरव, शिवराज और तेजस बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे तय करते हैं कि वे पुलिस से बदला लेंगे, रोहन को छुड़ाकर ले जाएंगे और उन युवकों को भी सजा देंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मुसीबत आई है। इसके बाद राज गाड़ी की तलाशी लेकर कुछ ड्रग्स ढूंढ लेता है। प्रिया उसे आदेश देती है कि वो गाड़ी के पास ही रहे जब तक टो ट्रक आकर गाड़ी को वहां से हटा न ले, ताकि अंदर मौजूद सबूत कहीं गायब न हो जाए। प्रिया तब उन युवकों को लेकर थाने की तरफ चली जाती है और राज वहीं अकेला रह जाता है। उधर भैरव, शिवराज और तेजस ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब राज अकेला खड़ा है, यानी आसान शिकार। वे दूर से 2 तीर चलाते हैं जो जाकर राज के दोनों पैरों में लगते हैं। इसके बाद भैरव आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से मारने लगता है। बाद में वे उसे बांध देते हैं और आखिर में उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद दृश्य बदलकर गांव के पुलिस स्टेशन में आ जाता है। वहां एक डॉक्टर आकाश के हाथ पर लगे चाकू के घाव की जांच करता है। सौभाग्य से घाव बहुत गहरा नहीं था, बस ऊपर से कट गया था। इसके बाद आकाश अपना दोष मानते हुए प्रिया से कहता है कि गाड़ी में मिला सारा ड्रग्स असल में उसी का है। वो यह भी समझाता है कि उसके दोस्तों का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। आकाश प्रिया को समझाता है कि अगर उसके दोस्तों को दोषी ठहराया गया तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके मामले में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसके पिता एक बड़े व्यापारी हैं, इसलिए वो आसानी से इस मुसीबत से बाहर निकल सकता है। आखिर में प्रिया उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। वो रोहित और साहिल को छोड़ देती है। इसके बाद पूजा और सोनाली को भी रिहा कर दिया जाता है। इस तरह बेचारा आकाश अकेला ही जेल के अंदर रह जाता है। उसके बगल वाली सेल में रोहन और एक और नशे में धुत आदमी मौजूद है। इसके बाद आकाश के दोस्त पुलिस स्टेशन के पास ही एक फ्लैट किराए पर लेते हैं, ताकि वे रात वहीं गुजार सकें और सोच सकें कि अपने दोस्त आकाश की मदद कैसे की जाए। दूसरी तरफ रोहन प्रिया से कहता है, मेरे बेटे आएंगे और वे तुम्हारी रात को एक डरावना सपना बना देंगे। प्रिया हैरान होकर पूछती है, तुम्हारे बेटे कौन हैं? रोहन जवाब देता है, भैरव, शिवराज और तेजस। वे बहुत बहादुर हैं। वे यहाँ आएंगे, इस थाने को तोड़ देंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। प्रिया गुस्से में कहती है, चुप रहो। इसके बाद वो रोहन के अपराध से जुड़ी फाइल देखने लगती है। वहाँ उसे पता चलता है कि रोहन पहले से ही हत्या के आरोप में आरोपी रह चुका है। वो हैरान होकर कहती है, ये क्या, तुम सच में एक कातिल हो? अब तुम कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगे। रोहन गुस्से में कहता है, इज्जत से बात करो, मैं यहाँ से जरूर बाहर निकलूंगा, तुम देखना। उधर भैरव, शिवराज और तेजस शहर के पास पहुँच जाते हैं। सबसे पहले वे शहर के टेलीकम्युनिकेशन टावर को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण पूरा शहर बाहरी दुनिया से कट जाता है और सभी फोन नेटवर्क बंद हो जाते हैं। जब रोहन को पता चलता है कि नेटवर्क बंद हो गया है, तब वो हंसते हुए प्रिया से कहता है, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद वे शहर के बिजली सप्लाई वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे अंदर घुस जाते हैं। पहले तो सुरक्षा गार्ड ने उन्हें देखा ही नहीं, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वो उन्हें देख लेता है। वह डंडा हाथ में लेकर आगे बढ़ता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। उसी समय नरभक्षी लोग बिजली का फ्यूज खराब कर देते हैं। सुरक्षा गार्ड चिल्लाकर कहता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तब वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डरकर वो कहता है, अच्छा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं और बिजली के तारों के ऊपर उठा देते हैं। इसके कारण पूरे गांव की बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे ही थाने के अंदर बिजली चली जाती है, रोहन जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरे प्यारे लोग आ गए हैं। प्रिया तब उत्सुकता से पूछती है, वे यहाँ आकर क्या करेंगे? रोहन ठंडी आवाज में जवाब देता है, वे तुम्हारा पेट काटकर तुम्हारा कलेजा निकालेंगे, फिर उसे प्याज के साथ तलकर खाएंगे, और अगर तब भी तुम जिंदा रही तो तुम्हें बैठाकर वही खाना खिलाएंगे। ये भयानक बात सुनकर पास वाली सेल में बैठा शराबी आदमी परेशान होकर कहता है, कृपया मुझे इस सेल से बाहर निकाल दीजिए। इस आदमी की बातें सुनकर मेरा पेट ही खराब हो रहा है। आखिरकार प्रिया उसे सेल से बाहर निकाल देती है और रोहन को अंदर अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर देती है। उस शराबी आदमी का नाम वरुण था। असल में उसे किसी बड़े अपराध में नहीं पकड़ा गया था। वो नशे में सड़क पर लोगों को परेशान कर रहा था, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया था। वरुण तब प्रिया से कहता है, आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक मदद नहीं आती मैं आपके साथ ही रहूंगा। प्रिया जवाब देती है, मदद तो कल से पहले आने वाली नहीं है। वरुण हल्की मुस्कान के साथ
साथ कहता है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं जितना हो सके आपकी मदद करूंगा। इसके बाद दृश्य बदलकर उस होटल में चला जाता है जहाँ आकाश के दोस्त अभी भी बैठे हैं और समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करना चाहिए। सोनाली कहती है, मैं कुछ खाना लेकर आकाश के पास थाने में देकर आती हूँ, वो जरूर बहुत भूखा होगा। वो खाना लेकर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में अचानक उसे एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वो नरभक्षी तेजस था। सोनाली डरकर जल्दी से वहाँ से हटने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस दूसरी तरफ से आकर उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो बेरहमी से उसे मार देता है और उसके शरीर का मांस उसी को खाने के लिए मजबूर करता है। फिर हंसते हुए कहता है, खाओ खाओ, इससे ताकत मिलती है। इसके बाद दृश्य फिर से होटल में आता है। साहिल कहता है, सोनाली को गए काफी देर हो गई है, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ। वो थाने की तरफ जाता है और वहाँ जाकर पूछता है कि क्या सोनाली वहाँ आई थी। पुलिस बताती है, नहीं, वो यहाँ नहीं आई। साहिल हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, वो तो आधे घंटे से भी पहले होटल से निकली थी। उसी समय सेल के अंदर से रोहन हंसते हुए कहता है, शायद किसी ने उसे रात का खाना बना लिया होगा। इसके बाद दृश्य फिर से होटल में जाता है। वहाँ दरवाजे पर दस्तक देता है शिवराज। रोहित दरवाजा खोलकर पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें। रोहित को लगा था कि शायद पार्टी का कोई आदमी मजाक करने आया है। शिवराज तब उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो, क्या सड़क वाली घटना में रोहन को मारने वाला यही आदमी था। लेकिन रोहित परेशान होकर दरवाजा बंद कर देता है। उधर पूजा उस समय बाथरूम में नहा रही थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला। रोहित फिर से बैठकर खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। परेशान होकर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, इस बार सामने भैरव खड़ा होता है। रोहित कहता है, अरे तुम फिर कौन हो, क्या तुम और तुम्हारा भाई मुझे पागल बनाने आए हो। भैरव तब भी उसे गौर से देख रहा था, जैसे पक्का करने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार भैरव को यकीन हो जाता है कि रोहित वही आदमी है जिसने सड़क पर रोहन को मारा था। तब वो रस्सी निकालकर रोहित को बांध देता है और उसका भाई शिवराज भी उसे पकड़ लेता है ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। इसी समय पूजा बाथरूम से आवाज सुन लेती है। दरवाजा खोलते ही वो डरावना दृश्य देखती है। तब वो जल्दी से बाथरूम से एक रॉड निकाल लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर उससे अपनी रक्षा कर सके। किसी के अंदर आने का अंदेशा पाकर वो बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिप जाती है। अंदर शिवराज आता है। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर मजाक में कहता है, अरे इतना सुंदर लड़का कौन है। वह आईना खोलकर अंदर कोई फेस वॉश ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आईना बंद करता है, पूजा मौका पाकर उसके सिर पर वार कर देती है। फिर भी शिवराज उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा उसे जोर से धक्का देकर किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। कुछ देर बाद नरभक्षी लोग रोहित को एक खाली जगह पर ले जाते हैं। वे उसे मजबूती से बांध देते हैं। इसके बाद हर कोई एक एक हथौड़ा उठाता है और उसके पैरों पर मारने लगता है। इससे उसके पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं। फिर वे उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन के सामने ले आते हैं और रोहित को थाने के दरवाजे के सामने फेंक देते हैं। थाने के अंदर मौजूद सभी लोग ये दृश्य देख लेते हैं। दुर्भाग्य से वे सबके सामने रोहित को मार देते हैं। प्रिया उनकी तरफ गोली चलाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे भाग जाते हैं। प्रिया तब थाने के अंदर आकर कहती है, हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, अब तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। वो आकाश की सेल का दरवाजा खोल देती है और सबको हथियार देती है। वो कहती है, मुझे इस थाने की रक्षा करने में मदद करो, अगर हम ये कर पाए तो मैं तुम्हें निर्दोष साबित करके छोड़ दूंगी। इसके बाद वो आदेश देती है, सब लोग अलग हो जाओ, हर कोई एक एक खिड़की के पास खड़ा हो जाओ। उसी समय वरुण कहता है, थाने के सामने जो दुकान है वहाँ एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है, अगर हम उसे इस्तेमाल कर सकें तो मदद के लिए खबर भेजी जा सकती है। प्रिया दुकान का पता लेकर कहती है, तुम यहाँ रहो, मैं जाकर देखती हूँ। कुछ देर बाद वो सुरक्षित तरीके से दुकान तक पहुँच जाती है। चारों तरफ खोजते खोजते आखिरकार उसे एक रेडियो सेट मिल जाता है। हालांकि वो थोड़ी नाराज होती है क्योंकि वरुण ने वायरलेस डिवाइस कहा था, रेडियो नहीं। फिर भी वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी ठीक करके बात करना शुरू करती है ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके। आखिरकार एक अनजान लड़का उसी फ्रीक्वेंसी पर उसका संदेश सुन लेता है और पूछता है, आपको क्या चाहिए। प्रिया उसे पता बताकर कहती है, कृपया पुलिस को खबर दे दीजिए, मैं थाने में काम करने वाली एक ऑफिसर हूँ, हमें यहाँ तुरंत मदद की जरूरत है। लेकिन वो लड़का शक करता है और कहता है, मुझे पक्का नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि शायद आप मजाक कर रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूजा अब पुलिस स्टेशन के दरवाजे के सामने आकर दस्तक दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य से थाने के अंदर मौजूद एक आदमी अचानक दरवाजे की तरफ गोली चला देता है। उसे लगा था कि बाहर नरभक्षी खड़े हैं। सौभाग्य से गोली पूजा को नहीं लगती। जमीन पर गिरते ही पूजा को सामने एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। उस हाथ की उंगली में पहनी हुई अंगूठी देखकर वो समझ जाती है ये रोहित का हाथ है। तभी आकाश वहां आकर उससे कहता है, तुम अभी भी रो रही हो, अंदर जाकर रो। दूसरी तरफ नरभक्षी लोग चारों तरफ घूम रहे थे। भैरव, शिवराज और तेजस थाने के सामने खड़े थे और देख रहे थे कि प्रिया अंदर जा रही है। आकाश पूजा को शांत करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है, सोनाली कहाँ है? वो तो मेरे लिए खाना लेकर आ रही थी। उसी समय सेल के अंदर से रोहन व्यंग्य करते हुए कहता है, शायद अब तक वो किसी के पेट में पच रही होगी। फिर वो पूजा की तरफ देखकर कहता है, हेलो पूजा, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, तुम्हारी वजह से मरने वालों की संख्या एक और बढ़ गई। ये सुनकर आकाश बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सेल के सामने खड़ा होकर कहता है, अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार
मार डालूंगा। रोहन हंसते हुए जवाब देता है, अगर अभी मुझे सेल से बाहर छोड़ दो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। प्रिया तुरंत कहती है, मेरी लाश के ऊपर से ही तुम इस सेल से बाहर निकल पाओगे। इसके बाद वरुण और आकाश प्रिया से पूछते हैं कि क्या वो रेडियो से किसी से संपर्क कर पाई है। प्रिया कहती है, वो असल में वायरलेस नहीं, एक रेडियो था। मैंने एक लड़के से बात की थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं मजाक कर रही हूँ, फिर उसने लाइन काट दी। आकाश तब कहता है, मैं बाहर जाकर सोनाली को ढूंढ कर लाता हूँ। साहिल तुरंत कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। दोनों हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। बहुत सावधानी से वे आगे बढ़ रहे थे ताकि अगर कोई नरभक्षी सामने आ जाए तो तुरंत हमला कर सकें। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पास में कोई हिल रहा हो। वे सावधान होकर आवाज की दिशा में बढ़ते हैं, एक दूसरे की पीठ की तरफ ध्यान रखते हुए। लेकिन वहां पहुंचकर वे एक डरावना दृश्य देखते हैं। सोनाली मर चुकी है। ये दृश्य देखकर आकाश टूट जाता है और रोने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वह उसे बचा पाएगा। वह सोनाली को उठाने के लिए झुकता है, तभी अंधेरे से तेजस बाहर निकलता है और दौड़कर भागने लगता है, जैसे जानबूझकर उन्हें अपने पीछे खींच रहा हो। आकाश और साहिल उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि ये असल में एक जाल है। कुछ देर बाद उन्हें होश आता है और वे देखते हैं कि वे अब एक फुटबॉल मैदान में हैं। आकाश को जमीन में गर्दन तक गाड़ दिया गया है और साहिल के पैर एक जंजीर से बंधे हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस एक घास काटने की मशीन लेकर बैठा है और बहुत खुश दिखाई दे रहा है, जैसे वो आकाश के सिर को जमीन के बराबर कर देना चाहता हो। वो धीरे धीरे मशीन लेकर आकाश की तरफ बढ़ने लगता है। साहिल उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन समय बहुत कम होता है। आखिरी पल में साहिल हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर जंजीर में फंस जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी तेजस उसी घास काटने की मशीन से उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब थाने के अंदर जिंदा है सिर्फ प्रिया, जो वरुण के साथ बात कर रही थी, और पूजा, जो अपने प्रेमी की मौत के दुख में टूट चुकी है, और सेल के अंदर बैठा रोहन ये सब कुछ देख रहा था। रोहन तब पूजा की तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सेल का दरवाजा खोल दे। उसी समय वरुण प्रिया से कहता है, मेरे घर में एक पुराना वायरलेस सेट है, पहले मेरे पिता इसका इस्तेमाल करते थे। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मदद के लिए संपर्क कर सकता हूँ और पुलिस को जल्दी यहाँ आने के लिए कह सकता हूँ। प्रिया कुछ देर सोचकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे रही हूँ, तुम उसे लेकर चले जाओ। आखिरकार वे दोनों थाने के बाहर निकलते हैं और पूजा को अंदर अकेला छोड़ देते हैं। प्रिया वरुण को उसकी गाड़ी तक पहुँचाती है और चारों तरफ ध्यान से देखती है ताकि वो सुरक्षित निकल सके। इसके बाद वरुण गाड़ी चलाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में नरभक्षियों ने उसके लिए एक जाल बिछा रखा था। गाड़ी चलाते हुए अचानक उसकी गाड़ी कांटेदार तार पर चढ़ जाती है। इससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है और वरुण अंदर ही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि नरभक्षी कुछ तैयारी कर रहे हैं। वे उसे एक बड़े ड्रम के अंदर डाल देते हैं। तेजस तब कहता है, डरो मत। वरुण घबराकर कहता है, मैं डर नहीं रहा, लेकिन मुझे यहाँ रखकर तुम लोग क्या करने वाले हो? वे हंसते हुए कहते हैं, काफी दिनों से भुना हुआ मांस नहीं खाया। इसके बाद वे ड्रम का ढक्कन बंद कर देते हैं और नीचे लकड़ियां लगाकर आग जला देते हैं ताकि धीरे धीरे पकाया जा सके। फिर वे पास में एक गैस सिलेंडर रखकर पूरे स्थान को आग में जलता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। बेचारा वरुण तब ड्रम के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख दूर से थाने में मौजूद प्रिया के कानों तक पहुंच जाती है। प्रिया पूजा से कहती है, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखती हूँ आवाज कहाँ से आ रही है। वो हथियार लेकर आग की दिशा में बढ़ती है, लेकिन उसी समय गैस सिलेंडर फट जाता है। विस्फोट की जोरदार लहर से प्रिया सामने से उछलकर गिर जाती है। हालांकि किस्मत अच्छी थी, उसे गंभीर चोट नहीं लगती। उधर थाने के अंदर रोहन फिर से पूजा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सेल का दरवाजा खोल दे। वो कहता है, अगर तुम दरवाजा खोल दोगी तो सिर्फ तुम्हें ही मैं जिंदा रहने दूंगा, नहीं तो तुम्हारा हाल भी इन सब जैसा होगा। डरते हुए पूजा कहती है, वादा करो तुम मुझे नहीं मारोगे। रोहन हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आखिरकार पूजा हिम्मत करके सेल का दरवाजा खोल देती है, लेकिन वो सावधान रहती है क्योंकि उसने बंदूक रोहन की तरफ तान रखी थी। उसे पता था कि इस आदमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। रोहन धीरे धीरे चलते हुए थाने के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छुरी पर पड़ती है। वह उसे उठा लेता है और अचानक मुड़कर पूजा पर झपट पड़ता है। इसके बाद रोहन बेरहमी से पूजा की दोनों आंखें निकाल देता है। बेचारी पूजा तब कुछ भी नहीं देख पा रही थी। अंधे की तरह लड़खड़ाते हुए वो थाने के बाहर निकल जाती है। उसी समय प्रिया यह पूरा दृश्य देख लेती है। वो तुरंत बंदूक उठाकर रोहन की तरफ गोली चलाती है। गोली जाकर उसके कंधे में लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। प्रिया जल्दी से पूजा को पकड़कर थाने के अंदर ले जाती है। फिर बाहर जाके रोहन को फिर से सेल के अंदर बंद कर देती है और ताला लगा देती है। चाबी वो अपनी जेब में रख लेती है ताकि कोई उसे फिर से बाहर न निकाल सके। इसके बाद वो पूजा की आंखों पर पट्टी बांध देती है ताकि खून बहना कम हो सके। फिर एक बंदूक लेकर वो बाहर निकलती है। उसका मकसद था उन नरभक्षियों को ढूंढना। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी के अंदर एक आदमी को बंधा हुआ रखा गया था। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और वो जैसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। प्रिया दरवाजा खोलकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे के साथ एक लोहे का हुक जाल की तरह लगाया गया था। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो जाल सक्रिय हो जाता है
और वो आदमी वहीं मर जाता है। उसी समय तेजस गाड़ी लेकर आता है और प्रिया को टक्कर मारने की कोशिश करता है। प्रिया तुरंत बंदूक उठाकर उसके पैर में गोली मारती है, लेकिन इससे वो रुकता नहीं, बल्कि वो आगे बढ़कर प्रिया को लात मारकर उसके हाथ से बंदूक गिरा देता है और उसे बार बार मारने लगता है। आखिरकार इतनी मार सहन न कर पाने की वजह से प्रिया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो सेल के दरवाजे से लटकी हुई है और उसके सामने रोहन खड़ा है, चेहरे पर डरावनी मुस्कान के साथ। रोहन कहता है, मैंने कहा था ना, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर वो कहता है, इस बार मैं तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से मारूंगा, मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। लेकिन असली समस्या कुछ और है। वो दिखाता है कि प्रिया का एक पैर एक तार से बंदूक के ट्रिगर से बंधा हुआ है और बंदूक उसकी तरफ ही तनी हुई है। रोहन कहता है, अगर तुम पैर नीचे रखोगी तो बंदूक चलेगी और गोली तुम्हारे सिर में लगेगी, और अगर पैर ऊपर रखोगी तो आग में जलकर मरोगी। ये कहकर वो एक माचिस जलाता है और आग लगा देता है। फिर बाहर जाकर गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगता है। आग की गर्मी सहन न कर पाने के कारण आखिरकार प्रिया अपना पैर नीचे रख देती है और उसी क्षण बंदूक चल जाती है और गोली उसके सिर में लग जाती है। गोली की आवाज सुनकर रोहन को यकीन हो जाता है कि वो मर चुकी है। इसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पूजा, जो अंधी हालत में थाने के बाहर निकल गई थी, रास्ता भटककर इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। उसके मन में उम्मीद जागती है, शायद कोई उसे बचाने आया है। लेकिन गाड़ी से उतरता है तेजस। वो मीठी आवाज में कहता है, आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। किसने तुम्हारी ये हालत की है? वह पूजा को गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन पूजा ये समझ ही नहीं पाती कि गाड़ी के अंदर रोहन भी बैठा हुआ है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।